आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इंटरेस्ट रेट चैप्टर का फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, यस, क्या होता है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। पहले इसकी नोटेशन जो है दैट इज डेल्टा। आपने ये देखा था कि जब हम साल में एक बार इंटरेस्ट 10% पर एनम देना चाहते थे और लेने वाला कहता था जी मुझे साल में 2 बार चाहिए, हमने हिसाब लगाया था 9.76% पर एनम पेबल हाफ ईयरली हम देने को रेडी हो गए थे। फिर उसने कहा जी मुझे क्वार्टरली चाहिए, हमने फिर से हिसाब लगाया 9.64% देने को तैयार हो गए थे। उसने कहा मुझे मंथली चाहिए, हम फिर से हिसाब लगा के 9.56% देने को तैयार हो गए थे। अगर वो अब ये कहता है जी मुझे I52 यानी कि 52 टाइम्स चाहिए, हम फिर से हिसाब लगा के इसको कैलकुलेट करके हम कह सकते हैं 1.10 रेज़्ड पावर 1 डिवाइड बाय 52 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 52। हमने कहा 9.539%, 9.539% हम आपको दे पाएंगे। उसने कहा जी मुझे डेली चाहिए, हमने कहा कोई बात नहीं। हमने 1.10 रेज़्ड पावर 1 डिवाइड बाय 365 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 365 किया। हमने कहा हम आपको 9.532% दे पाएंगे। ठीक है, हमने कहा हम आपको 9.532% दे पाएंगे। अब मान लो वो ये कहे जी मुझे तो ना हर घंटे इंटरेस्ट चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहला तो ये सवाल पूछेंगे, घर पे आके बैठोगे क्या कि हर घंटे इंटरेस्ट चाहिए? हमने फिर भी हिसाब लगा लिया, से 9.531% आया। अब अगर वो ये कहे कि जी मुझे तो हर मिनट इंटरेस्ट चाहिए, हर मिनट इंटरेस्ट चाहिए, हमने फिर से हिसाब लगाया 9.531%। देयर इज़ अ डिफरेंस, इसमें और इसमें वेरिएशन आया है, बट थर्ड प्लेस के बाद वेरिएशन आया इसलिए वो हमें विजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो गिरने की हद हो गई ना। ये तो कि पहले कह रहा था ये घंटे का चाहिए, अब कहते जी हर मिनट में चाहिए, तो बिल्कुल साथ में आके बैठ जाएगा लाओ इंटरेस्ट लाओ इंटरेस्ट लाओ इंटरेस्ट, ये बोलता रहेगा। तो हम ऐसा नहीं कर रहे। अब हमने पूछा भाई चाहते क्या हो? ठीक है, चाहते क्या हो? तो उसने बोला जी मुझे सिर्फ P टाइम्स चाहिए इंटरेस्ट, मुझे सिर्फ P टाइम्स इंटरेस्ट चाहिए। अब मैंने बोला P भी तो बता दो क्या है, P पर भी तो प्रकाश डालिए आप क्या है। तो कहते हैं बस P जो है ना दैट शुड बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। P बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत बड़ा होना चाहिए तो लिमिट P अप्रोचिंग इन्फिनिटी IP को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। IP को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? आपने देखा था कि I2 लिया चाहे I4 लिया चाहे I12 लिया, सारे के सारे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, वो मिलते नहीं थे। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, वो मिलते नहीं थे। तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? IP ही है, बट P इसमें इनफाइनाइट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि IP इज इक्वल टू डेल्टा। अगर हमने लिया लिमिट P अप्रोचिंग इन्फिनिटी में, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा इज द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। सो डेल्टा इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेल्टा इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पेबल कितनी बार? पेबल इनफाइनाइटली, या इसको हम कहते हैं पेबल कंटिन्यूअसली, या इसको हम कहते हैं पेबल कंटिन्यूअसली। ठीक है, या इसको पेबल मोमेंटली भी कह सकते हैं। ठीक है, हर मोमेंट पे पे हो रहा है। सो अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका मतलब इसको जैसे I2 को हम 2 से डिवाइड करते थे तो हाफ ईयरली आया था, I4 को 4 से डिवाइड करते थे तो क्वार्टरली आया था, I12 को 12 से डिवाइड करते थे मंथली आया था। तो इसी तरह डेल्टा को किस से डिवाइड करें, क्योंकि है तो ये भी नॉमिनल। ठीक है, तो डेल्टा को आप जिस मर्जी से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने देखा कि 9.56 के बाद जो
9.53, 9.53, 9.53 कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब भी आपका 52 या उससे ज़्यादा बार इंटरेस्ट लग रहा है और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं। और फोर्स जैसे आईपी को पी से डिवाइड करके हम इफेक्टिव निकालते थे, ऐसे ही डेल्टा को भी आप जितने पार्ट्स में भी डिवाइड करना चाहें निकाल सकते हैं, उससे आप अपना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक एग्जांपल समझते हैं। पहले चलो ये बता दूं मैं आपको कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट किसके काम का है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ पर बात आती है ना, तो हम ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के काम की चीज़ ज़्यादा नहीं है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बैंक है जिसको ये लग रहा है कि आज है फ्राइडे, ठीक है, पोस्ट लंच की बात चल रही है, अभी लंच हो चुका है, मतलब लंच के बाद की बात चल रही है। बैंक बंद होने वाला है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगी। कब? 3 बजे के बाद हम कैश को बंद कर देते हैं। और हमारे पास बैंकिंग सिस्टम में अभी से 1000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 1000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और कल सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, ऑफ रहेगा बैंक, संडे ऑफ रहता है बैंक, एंड मंडे को से कोई फेस्टिवल की वजह से छुट्टी है, तो 3 दिन बैंक बंद रहने वाला है। अब 3 दिन अगर बैंक बंद रहने वाला है तो लोग कैश लेने तो आने वाले हैं नहीं। जिनको कैश चाहिए वो एटीएम से निकालेंगे, और एटीएम का सिस्टम अलग है। एटीएम में जितना कैश है उसकी लिमिट होती है। एटीएम में कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे 10 लाख रुपए निकालने, तो एटीएम निकाल के दे देगा। एटीएम से तो लिमिट है, मैक्सिमम लाख रुपए की हो सकती है लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो कि चेक लेके आ जाते हैं, जी 10 लाख निकालना है, 5 लाख निकालना है, ऑल्दो बैंक ये बोलता है कि अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको एक दिन पहले बताना होगा, सो दैट वी शुड अरेंज द कैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग तो नहीं आएंगे जो 10-10 लाख लेने वाले हैं। हाँ, जमा करवाने वाले भी नहीं आएंगे 10-10 लाख, बट लेने वाले नहीं आएंगे। और अभी वो देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपये आइडल पड़ा हुआ है। उनको पता है कि अगर वो इस 1000 करोड़ को ट्यूसडे से पहले तो रिक्वायरमेंट आएगी नहीं, जब बैंक खुलेगा तभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। 3 दिन तक इसको आइडल पड़ा रहने देने की बजाय हम क्यों ना इसको किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट जो होता है ना, वो डेली बेसिस पे लग रहा होता है, यानी कि डेली बेसिस उसका प्राइस जो होता है चेंज हो रहा होता है मार्केट में। अगर आज का प्राइस कुछ है तो अगले दिन उसका प्राइस जो होगा, एक दिन का इंटरेस्ट ऐड होके ही होगा। अगर मैं मान रहा हूँ कि इसमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलती है, ठीक है। कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आज 1000 करोड़ रुपए को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें, गवर्नमेंट बॉन्ड जो अवेलेबल है वो से साल का 10% का फोर्स ऑफ इंटरेस्ट देता है। 10% का फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, मैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट डेली बेसिस पे मिल सकता है, ठीक है। डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। डेली मतलब साल में 365 डेज हो गए। कई बार क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि वी शुड एज्यूम 365.25 डेज इन अ ईयर, ठीक है। वैसे भी अगर कुछ ना स्पेसिफाई किया जाए तो हम 365.25 डेज मान के चलते हैं, यानी हम लीप ईयर को जो एक्स्ट्रा डे होता है उसको 4 साल में एडजस्ट कर देते हैं। तो चलो मैं भी मानता हूँ कि देयर आर 365.25 डेज इन अ ईयर, और क्योंकि डेल्टा नॉमिनल है, मुझे 3 दिन में देखना है कि कितना मैंने इंटरेस्ट कमाया। 1000 करोड़ पे 3 दिन में कितना इंटरेस्ट कमाया। तो मैं सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 10% डिवाइडेड बाय 365.25, ये एक दिन का हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट क्या होता है? C इंटू आई इंटू एन। सी होता है कितना पैसा आपने लगाया, आई क्या होता है? आई होता है एक पीरियड का इंटरेस्ट, जो कि कितना है? 0.10 डिवाइड बाय 365.25। हमने कितने दिन के लिए छोड़ना है पैसा? इंटू 3 कर दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर 2 दिन के लिए बैंक बंद होता तो मैं इंटू 2 भी कर सकता था। तो मैंने एक दिन का इंटरेस्ट निकाल लिया और एक दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, और 3 डेज के लिए मैंने उसको इन्वेस्ट किया है। आंसर आ रहा है 0.8213, और क्योंकि ये फिगर 1000 जो थी वो करोड़ में थी,
तो हम सोते रह गए और बैंक 0.8213 करोड़ यानी कि 82 लाख रुपीस कमा गया। बैंक जो है 82 लाख रुपीस कमा गया। अब मैंने क्या बोला था, हमारे काम की चीज़ नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है। हम गरीब मतलब अगर मान लो मैं यही 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर देता, ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता तो कितने कमा लेता मैं कमा लेता 82 रुपीज़ 13 पैसा, ठीक है। और पता लगे जी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 100 रुपया जो थी ना ब्रोकरेज ही चली गई। अब आप सोचोगे बैंक की ब्रोकरेज नहीं जाती, ब्रोकरेज की ना हमेशा एक अपर कैप होती है कि अगर आप एक लॉट में जितना भी क्वांटिटी खरीदते हो एक मिनिमम परसेंटेज होती है और मैक्सिमम की कैप होती है। तो सपोज़ 100 रुपये की ब्रोकरेज की कैप थी, तो यहाँ तो अगर मैं लगाता तो मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते। बैंक ने 82 लाख रुपीस कमा लिए हैं तो उसके ऊपर अगर वो 100 रुपये ब्रोकरेज दे भी देगा तो उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हमारे मतलब की कम चीज़ है, हमारे लिए सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो ये तो मालूम चल गया। अब इसके बेस पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कहूँ करने के लिए, if a large pension fund a value of 10 crore is assumed to grow steadily subject to constant force of interest of 12% per annum, how much interest is earned every second? तो 1 सेकंड की बात हो रही है और बोला उन्होंने assume there are 365.25 days in a year। तो आप एक पीरियड का इंटरेस्ट निकालोगे कैसे? 0.12 डिवाइडेड बाय 365.25 फर्दर डिवाइडेड बाय 24 1 घंटे का आ गया, फर्दर डिवाइड बाय 60 1 मिनट का आ गया, फर्दर डिवाइड बाय 60 तो 1 सेकंड का आ गया। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब आपको 1 सेकंड का निकालना है तो आपके लिए टाइम पीरियड जो n होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 सेकंड का निकालना था हाउ मच इंटरेस्ट इज अर्नड इन 5 सेकंड्स तो इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के सी आपको 10 करोड़ दिया हुआ है, सी आपको 10 करोड़ दिया है, आपको टाइम 1 लेना है, एन 1 लेके चलना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। हो जाएगा ये। सेकंड भी इसी की तरह है, वो भी आप खुद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डेल्टा और आई में रिलेशनशिप क्या होती है। डेल्टा और आई में रिलेशनशिप क्या होती है, सो दैट कि अगर हमें डेल्टा दिया हो हम आई भी यूज़ कर सकते हैं और आई दिया हो तो हम डेल्टा भी निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डेल्टा, देखो क्या रिलेशनशिप है। देखो हमने 12th क्लास में एक ये चीज़ पढ़ी थी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x e के बराबर होता है। ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक्सप्रेशन जो चैप्टर था उसके अंदर था। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है 1 + IP/P रेज़ टू पावर P इज इक्वल टू 1 + I होता है। ये हमने नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिलेशनशिप पढ़ रखी है। अब अगर मैं P को इन्फिनिटी ले लेता हूँ, P को इन्फिनिटी ले लेता हूँ तब भी ये 1 + I रहेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में तो P है ही नहीं, ठीक है। सो लिमिट P अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको 1 + P/IP रेज़ टू पावर P/IP होल रेज़ टू पावर IP। मैंने सिर्फ क्या किया है, पावर की पावर की है, IP से IP कटेगा तो अल्टीमेटली P ही आएगा। अब P इन्फिनिटी है तो P/IP भी इन्फिनिटी होगा, तो ये बीच वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बीच वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा E। तो इसको मैंने इतने पोर्शन में लिमिट पुट कर दी और इतने पोर्शन में अभी मैंने लिमिट नहीं ली, ठीक है। आप बोलोगे साथ साथ में क्यों नहीं कर लेते, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हमें ये लगेगा कि लिमिट P अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी IP क्या होता है, वो तो डेल्टा हो जाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर P/डेल्टा लिखना था, नहीं, यहाँ मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ 1 + 1/x रेज़ टू पावर x वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास ये बना लिमिट P अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी IP इज इक्वल टू 1 + I। अब P इन्फिनिटी IP का मैंने डेफिनेशन जब डेल्टा बताया था तो क्या बताया था कि ये डेल्टा के बराबर होता है। तो E डेल्टा किसके बराबर हो गया, 1 + I के। तो डेल्टा और I की हमारे पास जो रिलेशनशिप है
वो निकल आई कि ई डेल्टा 1 प्लस आई के बराबर होता है। अब अगर ई डेल्टा 1 प्लस आई के बराबर है तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं आपके सामने कि ई डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू आई हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं नेचुरल लॉग ले लूँ तो डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई हो जाएगा। यानी कि आप आई से डेल्टा निकालना चाहें तो आप ये यूज़ करेंगे, डेल्टा से आई निकालना चाहें तो आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर डेल्टा दिया हो आप आई निकालना चाहो निकाल सकते हो, आई दिया हो डेल्टा निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक ये रिलेशनशिप हम नोट कर लेते हैं कि डेल्टा और आई की क्या होती है। वैसे तो ये रिलेशनशिप पता है, अगर ये वाली रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो आप ये दोनों बना ही सकते हो। तो आपको सिर्फ एक याद रखने की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। बट प्रैक्टिस में हमारी ये ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए इनको भी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगी आपको। चलिए अब आते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन डेल्टा इज गिवन। एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन डेल्टा इज गिवन। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n करते हैं तो हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल जाती है। अभी मैंने बताया कि 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, e पावर डेल्टा के बराबर होता है। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, c e की पावर डेल्टा n हो जाएगी, c e रेज टू पावर डेल्टा n हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर मैं ये कहूँ जी, मैंने एग्जांपल देखते हैं, 0 टाइम पे मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, डेल्टा मेरा 5% दे रखा था, बताओ 3 साल के बाद एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो गया कि a इज इक्वल टू 10,000 ई रेज टू पावर डेल्टा इंटू 3। ठीक है, सो ई रेज टू पावर 0.15 multiplied by 10,000, आंसर इज 11,618.34। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि मैं डेल्टा का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, मैंने कहा जी डेल्टा से मैं आई निकाल लेता हूँ। डेल्टा कितना है 0.05, आई कितना होता है ई रेज टू पावर डेल्टा माइनस 1। ठीक है, तो मैंने पहले आई निकाल लिया, ई रेज टू पावर डेल्टा माइनस 1। तो डेल्टा से आई निकला मेरा, आई इज़ 0.05127, यानी कि 5.127% मेरा निकला है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज़ 10,000 इंटू 1.05127 रेज़ टू पावर 3, 10,000 इंटू 1.05127 रेज़ टू पावर 3, आंसर इज 11,618.30। देयर इज़ अ माइनर डिस्क्रिपेंसी जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पर राउंडिंग कर ली है। अगर आप इसकी राउंडिंग ना करते तो आंसर शुड बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलिए तो मालूम चल गया कि डेल्टा से आई, आई से डेल्टा, और डेल्टा दिया हो तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बेस पे एक एग्जाम्पल आप करिए। जैसे एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 14 है, एट ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू डेल्टा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, डेल्टा निकालना है। तो क्या करोगे, आपको a इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर डेल्टा n में a दिया है, c दिया है, n दिया है। a के नीचे लाके c डिवाइड करेंगे, e डेल्टा n समथिंग आ गया। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो डेल्टा n इज इक्वल टू लॉग ऑफ दैट आ गया। n की वैल्यू आपको पता ही है तो डेल्टा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। कर लोगे इसको अपने आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो व्हेन डेल्टा इज गिवन,
प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो जब डेल्टा दिया है। देखो ई डेल्टा हमें पता है क्या होता है 1 प्लस आई। मैं 1 बाय ई डेल्टा करूं तो 1 बाय 1 प्लस आई, ठीक है, यानी कि ई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस आई, और 1 बाय 1 प्लस आई मेरा क्या होता है, वी के बराबर होता है, ठीक है। तो ई माइनस डेल्टा मेरा वी हो गया। अगर मुझे किसी को वी पावर एन करना है, यानी कि एन ईयर पीछे लाना है, तो मैं ई पावर माइनस डेल्टा एन करूँगा। तो अगर मुझे सी को एन से 0 पे लाना है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मुझे किसी की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो सी ई रेज पावर माइनस डेल्टा एन मेरा फॉर्मूला यूज होगा। चलेगा? चलिए एक और चीज देखो, आपने ये देखा कि वी ई की पावर माइनस डेल्टा है, तो लॉग वी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो माइनस लॉग वी क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। यानी कि डेल्टा अगर वी से निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं वी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा देखता हूं तो ई माइनस डेल्टा है, और डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ वी देखता हूं तो माइनस लॉग वी है, ठीक है। तो एक ये और एक ये, मैं बाद में इसको टेबुलेट कर दूंगा सारी वैल्यूज को। जैसे अभी आपने देखा ई माइनस डेल्टा 1 बाय 1 प्लस आई था, याद होगा आपको कि 1 बाय 1 प्लस आई जो होता है 1 माइनस डी के बराबर भी होता है। तो बीच वाले इसको मैं हटा देता हूँ, तो ई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस डी हो गया। सो डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ तो माइनस डेल्टा लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस डी। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, लॉग ई तो 1 हो गया, माइनस लॉग 1 माइनस डी। यानी कि आपने डी निकालना हो डेल्टा की टर्म में या डेल्टा निकालना हो डी की टर्म में आप निकाल सकते हो। तो अभी जितनी भी मैंने वैल्यूज़ निकाली, अगर मैं इन सब को एक टेबल में लिख दूँ, जैसे आई डी वी डेल्टा, आई डी वी डेल्टा, ठीक है। आई का आई के साथ कोई मतलब नहीं, आई को इन टर्म्स ऑफ डी लिखना है, आई को इन टर्म्स ऑफ डी लिखना है, तो याद होगा डी अपॉन 1 माइनस डी। आई को इन टर्म्स ऑफ वी लिखना है, तो देखो आपको पता है 1 बाय 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस डी इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू वी। ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप से आप किसी को भी किसी की टर्म में निकाल सकते हो। तो आई को इन टर्म्स ऑफ वी निकालोगे तो वी अपॉन 1 माइनस वी आएगा। आई को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा निकाला था हमने, तो ई रेज़्ड पावर डेल्टा माइनस 1 आया था। ऐसे ही डी का आई के साथ क्या होता है, आई अपॉन 1 प्लस आई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी का आई के साथ रिलेशन। डी का डी के साथ कोई मतलब नहीं, डी का वी के साथ 1 माइनस वी होता है। डी का डेल्टा के साथ अभी मैंने निकाल के बताया 1 माइनस ई पावर माइनस डेल्टा होता है, ठीक है। वी का आई के साथ 1 बाय 1 प्लस आई होता है, वी का डी के साथ 1 माइनस डी होता है, वी का वी के साथ कोई मतलब नहीं, और वी ई माइनस डेल्टा के बराबर होता है। डेल्टा का आई के साथ लॉग 1 प्लस आई होता है, डेल्टा का डी के साथ माइनस लॉग 1 प्लस 1 माइनस डी मैंने अभी बताया। डेल्टा का वी के साथ माइनस लॉग वी होता है, और डेल्टा का डेल्टा के साथ कोई नहीं। तो इसके बेस पे अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये तो टेबल बन गई हमारी, इसके बेस पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अगर आई दिया हो, मतलब आपने ये रिलेशनशिप नहीं यूज़ करनी, फॉर्मूले जो मैंने ये बनाए हैं, टेबल बनाई है उसके बेस पे कि आई दिया है 10%, तो बताओ डी क्या होगा, वी क्या होगा, डेल्टा क्या होगा। डी दिया है 10%, तो बताओ आई क्या होगा, वी क्या होगा, डेल्टा क्या होगा। डेल्टा दिया है 10%, तो बताओ आई क्या होगा, डी क्या होगा, वी क्या होगा। एंड वी दिया है 0.90909, तो बताओ आई क्या होगा, डी क्या होगा और डेल्टा क्या होगा। ये आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये मालूम चल जाएगा कि
अगर एक वैल्यू दे रखी हो तो दूसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे हम तो यही एक रिलेशनशिप याद रख लेंगे, यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की है तो आप भी थोड़ी सी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप, क्योंकि मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं उनको तो आप याद भी रख सकते हैं, आगे आपको मालूम चल जाएगा कि जो जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं उनको आप डायरेक्टली यूज़ करोगे। देखो जैसे मैंने ये कहा आपको कि आई पी व्हेन पी इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी डेल्टा होता है, मैंने बताया आपको। तो ऐसे ही लिमिट पी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अगर डी पी हो तो वो क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई पी बाय पी रेज टू पावर पी होता है, ठीक है। 1 प्लस आई 1 माइनस डी की पावर -1 भी होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस आई हमारा 1 माइनस डी पी बाय पी रेज टू पावर -p भी हो सकता है, ठीक चलेगा, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लेता हूँ तो लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस डी पी बाय पी रेज टू पावर p, ठीक। सो इज इक्वल टू लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस डी पी बाय पी रेज टू पावर -p बाय डी पी रेज टू पावर -dp, चलेगा। वही किया मैंने, क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया, अदरवाइज वही सेम फॉर्मूला है। ये मेरा क्या बन गया, ई बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ई बन गया। तो बचा क्या, 1/e लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी माइनस dp, मैंने इसमें लिमिट नहीं डाली, ठीक है। इज इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी dp, ठीक है। अब चाहे देखो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में मिल रहा है, हर मोमेंट पे मिल रहा है। आई क्या होता है, शुरू में मिल, आई क्या होता है, एंड में मिल रहा है। डी क्या होता है, शुरू में मिल रहा है। जब इतना छोटा टाइम गैप है कि उसका शुरू और एंड निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए शुरू हो या एंड हो बात एक ही होगी, ठीक है। शुरू हो या एंड हो एक ही बात होगी। तो देखो हमें पता है कि 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, ई डेल्टा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 1 प्लस आई इसके बराबर आया है, हमें पता है 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, ई पावर डेल्टा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या बन गया, लिमिट p अप्रोचिंग टू ई रेज टू पावर p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी dp भी हमारा क्या हो गया, डेल्टा के बराबर हो गया। तो अगर ये e और e को मैं हटा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट p अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, dp भी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। और इसका जनरल रीजनिंग में जो अभी आपको समझा रहा था वो ये था कि I का मतलब होता है एंड में पे करना, D का मतलब होता है एडवांस में पे करना। अब अगर मैं ये बोलूँ 1 मिनट में या 1 सेकंड में पे हो रहा है, अब 1 सेकंड की शुरुआत क्या और 1 सेकंड का एंड क्या, ठीक है ना। क्योंकि अगर P इन्फिनिटी है, इतने छोटे पार्ट्स हो रखे हैं कि उसका शुरू और एंड निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चाहे शुरू में हो या एंड में हो बात एक ही है। सो इसलिए अगर P अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी dP भी होगा तो भी वो किसके बराबर रहेगा, डेल्टा के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए एक और चीज समझते हैं। देखो हमें ये पता है D D2 से कम होता है, ठीक है, D2 D4 से कम होता है। यानी कि जैसे मैंने समझाया था कि जब ये बताया था ना मैंने कि अगर D 10% मिल रहा है तो D2 में हमारा 10.26 आ गया था, याद है।
ठीक है। सो D2 D से ग्रेटर होता है, जो कि D2 जो है D4 से ग्रेटर होगा। ऐसे ही जितनी ज़्यादा बार लोगे उतनी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेल्टा जो होगा सबसे ज़्यादा होगा डिस्काउंट के केस में। इसी तरह हमने ये पढ़ा था I जो था I2 से ग्रेटर था, याद होगा आपको। जब हमने I 10% लिया था तो I2 हमारा 9.76% आया था। सो I2 से ग्रेटर, I2 I4 से ग्रेटर एंड सब कुछ डेल्टा से ग्रेटर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा लिख देते हैं, सो राइटिंग टुगेदर क्या होगा, D इज लेस देन D2 इज लेस देन D4 इज लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा इज लेस देन I12 इज लेस देन I4 इज लेस देन I, ठीक है जी। सो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई कि D हमारा सबसे कम होता है, D2 उससे बड़ा होता है, D4 उससे बड़ा, डेल्टा इन बिटवीन लाई करता है। फिर उसके बाद I12 जैसे जैसे P कम होना शुरू होता है, यानी जैसे जैसे P बढ़ रहा है तो D हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे P कम होना शुरू होगा हमारा I ये जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी I12 हमारा I4 से कम हो गया, यानी P ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम है। जितना P कम होता चला जाएगा उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम कहाँ पहुँच जाएगा, I तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपकी आ गई कि D लेस देन D2 इज लेस देन D4 इज लेस देन डेल्टा इज लेस देन I12 इज लेस देन I4 इज लेस देन I2। बीच में और भी जितने मर्जी हो सकते हैं P की वैल्यूज, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमें बता क्या रही है, देखो D में इंटरेस्ट एडवांस में पे होता है, ठीक है, I में इंटरेस्ट एंड में पे होता है। तो ये रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है कि जितना जल्दी आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना कम देना पड़ेगा, तो इसलिए आपका D सबसे कम आ रहा है, आपका D सबसे कम आ रहा है। और जितना लेट दोगे उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि I में आप बिल्कुल एंड में दे रहे होते हो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जनरल रीजनिंग से बात समझ आ गई आपको, ठीक है, कि जितना इंटरेस्ट देर से दोगे उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये सब तो हो गया जिसमें हमारा जो डेल्टा था वो क्या था, जिसमें डेल्टा की वैल्यू जो थी, जैसे मैंने 10% ली, आपने क्वेश्चन लिया उसमें 12% वाला किया, यानी कि डेल्टा एक कांस्टेंट था। हमने जो किया उसमें डेल्टा एक कांस्टेंट था। अगर डेल्टा टाइम डिपेंडेंट हो जाए, अगर डेल्टा टाइम डिपेंडेंट हो जाए, मतलब डेल्टा एक फंक्शन ऑफ टी हो जाए, ठीक। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि जी डेल्टा टी दिया है 0.03 प्लस 0.01 टी, यानी कि जब टाइम 0 है तो डेल्टा 3% है, जब 1 हो जाएगा तो 4% हो जाएगा, जब टाइम 2 हो जाएगा तो टी की वैल्यू 2 डाल देंगे तो ये 5% हो जाएगा। इस तरह से आप डेल्टा की वैल्यू दी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हमें तो डेल्टा जब दिया था, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या था, हमारा अल्टीमेट पर्पस था एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आपको याद होगा जब हमें एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना था तो हमने क्या किया था, ये किया था 1 प्लस आई को अगर मैं डेल्टा डाल दूं, ई पावर डेल्टा डाल दूं, तो ई रेस्ट पावर डेल्टा इंटू T2 माइनस T1 हो गया, तो मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर ये हो गया। बट इसमें भी मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें मैं ले रहा हूँ कि डेल्टा क्या है, डेल्टा एक कांस्टेंट है। मगर मैं तो क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर डेल्टा एक टी की टर्म में फंक्शन हो तो क्या होगा। तो उसके लिए हमारा जो एक्यूमुलेशन फैक्टर हम लेते हैं T1 T2 होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी dt, एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी dt। अब बोलोगे ये कहाँ से निकाल लिया आपने, ठीक है। अभी इसको मैं डिराइव भी करके दिखाऊंगा, पहले हम इसको फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलो, इसके बेस पे एक हम ना क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो जरा। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज, इसमें डेल्टा टी है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.07 प्लस 0.03 अपॉन टी प्लस 1। टी पॉजिटिव है, होता ही है टी तो पॉजिटिव। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम T1 टू T2। हमें एक्सप्रेशन निकालना है, हमें बाद में उसकी फ्रॉम द फॉर्मूला फॉर द एक्यूमुलेशन फैक्टर फाइंड 8 to 7, वो बाद का काम है। तो देखो हमें डेल्टा टी क्या दिया है, 0.07, 0.03 अपॉन में टी प्लस 1। मुझे चाहिए T1 T2। दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2, 0.07 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 dt। यही है फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। 0.07 t प्लस 0.03 लॉग ऑफ टी प्लस 1। आपको याद होगा जब हम 12th में इंटीग्रेट किया करते थे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स करते थे, तो लॉग मॉड एक्स लिखा करते थे। यहाँ मैंने ब्रैकेट ही लिख दिया है, मॉड लिखना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि टाइम पॉजिटिव है और वैसे भी टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लिमिट क्या डालनी है, T1 से T2। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.07 T2 माइनस T1 प्लस 0.03 लॉग ऑफ T2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ T1 प्लस 1। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.07 T2 माइनस T1 लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.07 T2 माइनस T1 n log m, n log m इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ T2 प्लस 1 लॉग ऑफ T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 0.03 e पावर x प्लस वाई। e पावर x प्लस वाई को मैं e पावर x इंटू ई पावर y लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा e रेज़्ड टू पावर 0.07 इंटू T2 माइनस T1 इंटू e रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 0.03। e और लॉग, e पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन f(x) के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की और एक्सपोनेंशियल की। तो e और लॉग कट जाएंगे तो हमारा T1 T2 क्या रह जाएगा, T1 T2 हमारा रह जाएगा e रेज़्ड टू पावर 0.07 T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 0.03। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये तो आ गया हमारा T1 T2 का एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट में ये बोला था कि जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है इससे A27 की वैल्यू बताओ और 50,000 रुपये अगर हमने 2 टाइम पे इन्वेस्ट किए तो उसकी 7 टाइम पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी वो भी बताओ। तो A27 फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, T1 की जगह पर 2 और T2 की जगह पर आप 7 डाल दोगे। और जब हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो A27 का वैल्यू मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट में हमें बोला है 50,000 रुपीज़ को 2 टाइम पे इन्वेस्ट किया था, 7 टाइम पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सा लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया हो 2 पे तो 7 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू A27 होती है। अगर 50,000 इन्वेस्ट किया तो 50,000 इंटू A27 हो जाएगी। तो A27 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसको आपने जस्ट क्या करना है 50,000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकल जाएगा। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर क्या हमेशा हमें T1 T2 का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, नहीं। अगर हमें T1 T2 मांगा है तो हम T1 T2 निकालेंगे। अगर मान लो सीधा मुझसे क्वेश्चन में ये बोला होता कि 2 टाइम पे किसी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं
बताओ 7 टाइम पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या किया होता, मैंने सीधा 50,000 इंटू A27 करता। 50,000 इंटू A27 के लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से लेकर 7 तक जो भी डेल्टा टी दिया होता मैं उसको इंटीग्रेट कर देता। मुझे जनरल फॉर्म T1 T2 की टर्म में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधा ये कर देता। तो मैं इसके बेस पे एक आपके लिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना देता हूँ। मान लो मुझे T1 टाइम पे ₹C इन्वेस्ट करने हैं, मैं इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू T2 टाइम पे चाहता हूँ। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या कहती है, C इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी dt, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। पर यही अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू चाहूँ, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू चाहूँ तो क्या करूँ। देखो आपको ये पता है ₹1 अगर T1 टाइम पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो T2 टाइम पे उसकी वैल्यू A T1 हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे ₹1 चाहिए हो तो मुझे 1/A T1 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। ₹1 के अगर मुझे ₹5 मिलते हैं तो ₹1 पाने के लिए मुझे 1/5 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई मैं ₹1 लगाता हूँ, मेरे कुछ टाइम के बाद ₹5 हो जाते हैं, बट मेरी तो ज़रूरत ही ₹1 की है, तो मैं ₹1 थोड़ी लगाऊंगा, फिर मैं 1/5 यानी कि 20 पैसा लगाऊंगा। सो ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, 1/A T1 हो गई। तो अगर मुझे ₹C को T2 से T1 पे लेके आना है तो ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू ये होती है, तो C की क्या हो जाएगी, C/A T1 हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, C/A T1 विच इज C अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी dt, C इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस T1 से T2 डेल्टा टी dt इज इक्वल टू, अगर मैं लिमिट्स को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, T2 से T1 डेल्टा टी dt। यानी कि आपने क्या चीज़ नोटिस करी कि अगर मैं T1 से किसी वैल्यू को T2 पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं C इंटू एक्सपोनेंशियल T1 से T2 इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और जब मैं किसी वैल्यू को प्रेजेंट में लाना चाहता हूँ, मैं उसको T2 से T1 पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, T2 से T1 तक कर रहा हूँ, ठीक है। सो C इंटू एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा, डेल्टा टी dt सेम रहेगा, ये और ये वैल्यू एज पर कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को लेके जाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये आप खुद करोगे। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.08 प्लस 0.01 बाय टी प्लस 1 दिया है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 7 चाहिए, जो कि 2 टाइम पे 2000 इन्वेस्ट करने पर निकली थी। तो आप क्या करोगे, 2000 मतलब क्या करना होगा, हमें सिंपली करना होगा 2000 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से लेकर 7 तक जो भी डेल्टा टी दिया है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, ये ऑफ नहीं, एट टी इज इक्वल टू 1 है, ऑफ अ सम 2000 पेबल एट टाइम 8, यानी 8 टाइम पे अगर 2000 पेबल है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो 2000 एक्सपोनेंशियल ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाना है, 8 से 1 तक आना है, डेल्टा टी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, चलिए। तो हमने देखा कि डेल्टा जो था टी की टर्म में भी हो सकता है, बट
टी की हर वैल्यू के लिए डेल्टा क्या था, सेम था। टी की हर वैल्यू के लिए डेल्टा सेम था। बट अगर ऐसा हो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल के बीच में डेल्टा डिफरेंट हो, भाई 0 से 4 के बीच में कुछ और है, 4 से 9 के बीच में कुछ और है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो एक बार। If the force of interest is delta t is equal to 0.04 if t lies between 0 and 4 and 0.12 minus 0.060 for 4 to 9, ठीक है। डोंट सी द कंसिस्टेंसी कि अगर आप बोलो t को 9 डाल दिया, 8 डाल दिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे अभी। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा टी आपको डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट दिया हो तो हमें अगर एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम 0 to t निकालना है और फिर हमें बोला 0 to 9 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें 0 to t निकालना है। तो अगर मैं ये कहूं, मुझे डेल्टा टी क्या गिवन है, मुझे डेल्टा टी गिवन है 0.04 अगर t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, 0.12 माइनस 0.02 t की वैल्यू 4 से 9 के बीच में है, 4 में इक्वल किस में है, ठीक है। मुझे चाहिए a0t। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है या 4 से ज़्यादा है? यस, कुछ नहीं जाता पता नहीं, ठीक है। हम नहीं जानते कि t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है या 4 से 9 के बीच में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी। हमने फर्स्ट केस लिया, अगर t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0 से t, मुझे चाहिए 0 से t, तो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से नॉट 4, 0 से t। डेल्टा t dt लिखना था, बट लिमिट में अगर t दिया हुआ है, लिमिट में अगर मुझे t दिया हुआ है तो मुझे वेरिएबल t नहीं लेना है, तो मैंने उसको एक डमी वेरिएबल y से रिप्लेस कर दिया। t के अलावा जो मर्जी लिख लो, x dx लिख लो, डेल्टा x dx लिख लो, डेल्टा y dy लिख लो, डेल्टा z dz, कुछ भी लिख लो, बस t मत लिखना। तो ये मेरा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से t, 0 से 4 के बीच में कौन सा है, 0.04 dy। तो ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेट करके एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.04y, लिमिट डालनी है 0 से t, तो ये मेरा बन जाएगा e रेज़ टू पावर 0.04t। ये मेरा a0t का एक्सप्रेशन निकल आया इफ t लाइज बिटवीन 0 and 4। अगर t 4 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, t 4 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो 0 से t निकालने को बोला है, हमें 4 से t नहीं थोड़ी बोला है। 4 से t बोला होता तो मैं 4 से t तक जो पहले वाला एक्सप्रेशन, सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ना, उसको इस वाले को इंटीग्रेट कर देता मैं। बट मुझसे मांगा क्या गया है, 0 से t, तो मुझे 0 से 4 का रास्ता पता है, मुझे 4 से t का रास्ता पता है। अगर t की वैल्यू 4 से 9 के बीच में है तो मुझे 4 से t का रास्ता पता है, बट मुझे डायरेक्टली 0 से t नहीं पता। तो मैं क्या करूं, मैं 0 से t चला जाता हूं और फिर 0 से 4 चला जाता हूं और फिर मैं 4 से t तक चला जाऊंगा, ठीक है ना। भाई मुझे 0 से t जाना है, t मुझे पता है 4 से बड़ा है, तो पहले 0 से 4 जाऊं और 4 से t जाऊं, ठीक। तो 0 से 4 जाने के लिए मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। 0 से 4 जाने के लिए इस एक्सप्रेशन में मैं t की जगह वैल्यू 4 डाल दूंगा, और 4 से t जाने के लिए मैं 4 से लेकर t तक 0.12 माइनस 0.02 y, फिर से मैं t को रिप्लेस कर रहा हूँ y से, तो e की पावर 0.16 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.12y माइनस 0.02y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 4 से लेकर t तक, e की पावर 0.16 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.12 इंटू t माइनस 4
माइनस 0.01 इंटू टी स्क्वायर माइनस 16 ई की पावर 0.16 ई रेज टू पावर 0.12 माइनस टी माइनस 0.48 माइनस 0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.16 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ई की पावर 0.12 टी 0.01 टी स्क्वायर माइनस में 0.16 तो ये भी मेरा क्या आ गया A0T निकल आया। तो A0T मेरा दो रेंज में निकला, ये निकला e रेज टू पावर 0.04t अगर मेरा t 0 से 4 के बीच में है, और A0T मेरा निकला 0.12 माइनस 0.01 टी स्क्वायर माइनस 0.16 अगर t की वैल्यू 4 से 9 के बीच में है। ठीक है, अब जैसे मुझसे क्वेश्चन में A0 क्या मांगा है, A09 मांगा है। वैसे क्वेश्चन में A09 मांगना नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि t की वैल्यू 9 इंक्लूसिव नहीं है। चलो अगर मान लो A08 मांगा होता, क्वेश्चन में A08 मांगा होता तो मैं क्या करता, मेरा t जो है 4 से 9 की रेंज में है। ठीक है, तो 0.12 ये t था साथ में, 0.12 इंटू 8 माइनस 0.01 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस में 0.16, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ई रेज़ टू पावर जो भी वैल्यू आएगी उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेना, आपका A08 का एक्सप्रेशन निकल आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको A0T दिया हुआ है, मान लो A0T दे दिया जाए और क्वेश्चन में आपसे मांग लिया जाए टाइम 2 पे किसी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बताओ टाइम 8 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट 50,000 इंटू A28 की है। ठीक है, आपको A0T का एक्सप्रेशन दिया है बट रिक्वायरमेंट A28 की है। आप 0 से 8 बोला होता तो निकाल सकते थे, बट 2 से 8 तो नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमारा काम आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। 0 से 2 जाना, 2 से 8 जाना इज सेम एज 0 से 8 जाना। सो 2 8 निकालने के लिए हम क्या कर लें, A08 डिवाइडेड बाय A02। 08 निकालने के लिए t की वैल्यू जब 4 से 9 के बीच में वो वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दोगे तो समथिंग डेसिमल पॉइंट समथिंग 5 डेसिमल प्लेस लेने हैं। यहाँ पर भी 02 के लिए पहले वाले एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद 5 डेसिमल प्लेस, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके भी डेसिमल के बाद 5 डेसिमल प्लेस में आपका A28 निकल आएगा। उस A28 को जब आप 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, ये तो तब है अगर आपको A08 A का एक्सप्रेशन दिया हो, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है कि आपको A का एक्सप्रेशन दिया हो। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, डेल्टा t सेम दिया है 0.04 अगर t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, 0.12 माइनस 0.02t अगर t की वैल्यू 4 से 9 के बीच में है, और आपको बोला है 50,000 रुपीज़ आपने 2 पे इन्वेस्ट किए हैं, 8 पे इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो हमें A0T का एक्सप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू है 50,000 इंटू A28। सो 50,000 A28 के लिए 2 से 4 जाना पड़ेगा और 4 से 8 जाना पड़ेगा। वी डोंट रिक्वायर कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ t, हम सीधा नंबर्स की टर्म में बात कर सकते हैं। अब जब मुझे A24 चाहिए है तो मैं क्या करूं, 2 से लेकर 4 तक 0.04 को इंटीग्रेट कर दूं। यहाँ मुझे dy भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लिमिट में t नहीं है कहीं, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 से 8 तक 0.12 माइनस 0.02 t dt। एक मैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है e पावर x इंटू ई पावर y e पावर x प्लस y के बराबर होता है। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल में सिंगल लिख के
2 से 4 0.04 dt प्लस 4 से 8 0.12 माइनस 0.02 dt कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको दो बार ई रेज़ पावर निकालना नहीं पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो, एक ही बार ई की पावर में लिखो उसको, ठीक है। सो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने करवा दिया, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे हम कर सकते हैं। एक ये देखो, इसमें ना 3 चीज़ें दे रखी हैं, 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। हमें 2000 को A312 पे लेके जाना है, 2000 को A312 चाहिए हमें। तो क्या करूं, A312 के लिए क्या करूं, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 12, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लिख के 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे। 3 से 4 में पहला इंटीग्रेट होगा, 4 से 6 में दूसरा इंटीग्रेट होगा और 6 से 12 में तीसरा इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, डेल्टा टी हमें दिया है 0.1/1 प्लस 0.1 टी, अगर टी की वैल्यू 0 से 14 में है, मतलब सिंगल टाइम जोन में दिया है। x एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्लस 2x एट द एंड ऑफ 10 ईयर। क्वेश्चन कहता है डेल्टा टी आपको गिवन है 0.1/1 प्लस 0.1 टी, ठीक है। 5 साल पे x एंड 10 साल पे 2x, 5 साल पे x और 10 साल में 2x, और फिर y एट द एंड ऑफ 14 ईयर। इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम है, हमें y बाय x का एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 निकाल लेते हैं। x एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 से 0 पे आना है, 0.1/1 प्लस 0.1 टी, प्लस 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 से 0 पे आना है, 0.1/1 प्लस 0.1 टी, टी 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 टी। x इंटू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका जब इंटीग्रेट करना है ना तो log ऑफ 1 प्लस 0.1 टी इंटू क्या था यहाँ पे 0.1 साथ में था, तो डिवाइड बाय 0.1 करना भूल जाते हैं, जो कि इससे कट जाना था। क्योंकि log ऑफ, अगर मैं a प्लस बी एक्स इंटीग्रेट करके आया है, 1/a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन था, तो log ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइड बाय b भी तो लिखना होता है ना, यानी कि जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर दिया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है, तो वो बच्चे करना भूल जाते हैं, इसलिए आंसर में गड़बड़ आ जाती है। प्लस 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका भी क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 0.1 टी हो जाएगा, ठीक है। लिमिट डाल दोगे 5 से 0, लिमिट डाल दोगे 10 से 0, तो इसका आंसर जो है आपका x इंटू समथिंग प्लस 2x इंटू समथिंग, सो x इंटू समथिंग आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले का जो प्रेजेंट वैल्यू है y इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 14 से लेकर 0 तक आपको डेल्टा टी दिया है 0.1/0.1 1 प्लस 0.1 टी डी टी, तो इसका आंसर y इंटू समथिंग आ जाएगा। अब PV1 और PV2 क्या है, बराबर हैं, सो x इंटू समथिंग इज इक्वल टू y इंटू समथिंग। तो हमें क्या चाहिए, x बाय y चाहिए, y बाय x चाहिए, हमें y बाय x चाहिए, तो x इधर आ जाएगा, इसको इधर ला के डिवाइड कर दो और x को इधर ला के डिवाइड कर दो, सो y बाय x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस खुद ही करनी है, एग्ज़ाम आपने देना है, मैंने नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए मैंने तो सिर्फ हिंट दिया है क्वेश्चन का, सॉल्व आप इसको खुद ही करने वाले हैं। तो इसके जब हमने T1 T2 का मैंने
एक्सप्रेशन लिखा था, क्या लिखा था, एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 से t2 डेल्टा t dt। तो मैंने कहा था कि इसको हम डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो पहले हम बात करते हैं कि डेल्टा t होता क्या है। पहले मैंने बताया डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कंटिन्यूसली। बट अगर हम ऐसे बात करें, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड इन वन पीरियड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज पर एनम। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट को करंट फंड वैल्यू की परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जितना भी पूरे साल में इंटरेस्ट पे किया है, एनुअलाइज परसेंटेज निकालने के लिए उसको करंट फंड वैल्यू की परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट एक साल में मिल रहा था। ठीक है, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा क्या होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मिल रहा है, तो डेफिनेशन ऑफ डेल्टा क्या हो गई, डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द फंड वैल्यू। यानी कि एक कंटिन्यूस चेंज क्या हो रहा है फंड वैल्यू में, एक्सप्रेस्ड एज एन एनुअलाइज्ड परसेंटेज ऑफ करंट फंड वैल्यू। यानी कि अगर मान लो मैं ये कह दूं कि फंड वैल्यू मेरी VT थी, फंड वैल्यू VT थी, तो VT में कंटिन्यूस चेंज क्या आ रहा है, किसी भी चीज़ का जब हमने रेट ऑफ चेंज निकालना होता है कंटिन्यूस, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। सो डेल्टा t क्या हो गया, डेल्टा t हमारा हो गया v' डिवाइडेड बाय VT हो गया। ठीक है, अब अगर आपको ये याद हो, मैं अगर log ऑफ कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। तो क्या मैं डेल्टा को भी d/dt ऑफ log VT लिख सकता हूँ, क्योंकि log VT को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता तो यही होता ना, 1/VT इंटू VT का डेरिवेटिव v'। ठीक है, सो डेल्टा किसके बराबर हो गया, डेल्टा हो गया हमारा d/dt ऑफ log VT। अब अगर मैं यहाँ पर इस डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ कि डेल्टा t इज इक्वल टू d/dt ऑफ log VT, तो डेरिवेटिव ऑफ log VT इज इक्वल टू डेल्टा t dt। जैसे 12th क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, दोनों तरफ अगर मैं इसको t1 से लेकर t2 तक, t1 से t2 तक दोनों तरफ मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, t1 से t2 तक दोनों तरफ इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो इधर तो d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का t होता है, तो d ऑफ log VT का क्या हो जाएगा, log VT। लिमिट अभी डालनी है t1 से t2 तक। राइट साइड में मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज लिखे जा रहा हूँ। इसको मैंने लिखा लिमिट log VT2 माइनस log VT1 इज इक्वल टू एज इट इज log ऑफ VT2 अपॉन VT1 इज इक्वल टू एज इट इज। तो VT2 अपॉन VT1 इधर का log इधर आके एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। चलेगा। अब VT2 अपॉन VT1, VT मैंने क्या बताया था, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम t। ठीक है, VT मैंने क्या बताया था कि कितनी उसकी वैल्यू है। तो VT2 क्या हो जाएगा, A0T2। एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बताता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम t1 ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड एट टाइम 0। तो ये मेरा बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 से t2 डेल्टा t। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, 0 से t1 जाना और t1 से t2 जाना इज सेम एज 0 से t2 जाना। तो अगर मैं A0T2 को, अगर मैं A0T2 को A0T1 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा,
ए T1 T2 बन जाएगा। तो ये यही तो है। तो इसका मतलब ए T1 T2 किसके बराबर हो गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ T1 से T2 डेल्टा टी dt। अब ठीक है जी, समझ आ गया। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर क्या इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत है? ठीक है, तो ये है कि ये एग्जामिनेबल है, यानी कि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये डिराइव करना आ सकता है। हाँ, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तब तक डेरिवेशन आने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइपिंग का काम हो जाता है, नंबर्स कम होते हैं। तो बट जैसे ही अब ये भी नहीं कह सकते कि ये निकल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको क्या लिखना होगा? जस्ट ऐसे करना होगा ना, जैसे ये लिखना है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेट, लिमिट आप डालते हैं T1 से T2 और फंक्शन आप लिख के दिखा देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये लिखा नहीं जा सकता, लिखा तो तब भी जा सकता है ये। तो इसलिए इसका डेरिवेशन एग्ज़ाम में आना पॉसिबल है। चलिए, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जितने आपके क्वेश्चंस हैं, आपके इसके कुछ एग्जाम स्टाइल एंड में क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें रह गई, ये वाला एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। यू आर गिवन दैट AT इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C इफ T लाइज बिटवीन 0 एंड 2, और A0 की वैल्यू दे रखी है और आपको A0 दे रखा है 100, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है। हमें फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एट T इज इक्वल टू हाफ निकालना है। देखो गिवन क्या है आपको? गिवन है AT इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। A0 इज इक्वल टू 100 दे रखा है। दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ C। C इज इक्वल टू 100 हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? A1 इज इक्वल टू 110। तो A1 वैसे होता क्या है? A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू 1 प्लस C इज इक्वल टू 110। C की वैल्यू पुट कर दूं मैं अगर 100, तो ये इक्वेशन आ जाएगी A प्लस बी इज इक्वल टू 10। ऐसे ही आप A2 की इक्वेशन लिख के 4A प्लस 2B प्लस 100, ये किसके बराबर दिया है? A2 दिया है हमें 136। तो 4A प्लस 2B इज इक्वल टू 36, और वी कैन राइट 2A प्लस B इज इक्वल टू 18। तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इससे आप सॉल्व करके AB की वैल्यू निकाल लोगे। C ऑलरेडी निकला हुआ है, तो आपका AT का एक्सप्रेशन निकल आया। तो जैसे मैं अगर इसमें ABC की वैल्यू देखूं तो 2A माइनस A इज इक्वल टू 4, 18 माइनस 10 इज A इज इक्वल टू 8 आ गया, एंड B की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो AT इज इक्वल टू मेरा हो गया AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल्टा एट हाफ। तो अगर आपको याद हो, डेल्टा T क्या होता है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू का रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अब A डैश T क्या होगा? 16T प्लस 2, इसका डेरिवेटिव। और AT क्या है? 8T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 100। ठीक है, अब इसमें डेल्टा एट हाफ चाहिए, ये तो मेरा डेल्टा एट T निकला है। अब डेल्टा एट हाफ चाहिए, तो जस्ट मैं क्या करूँगा? T की जगह पर इसमें हाफ डाल दूंगा, तो मेरा डेल्टा एट T इज इक्वल टू हाफ निकल आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं।